नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी। बढ़ेंगे खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव का बड़ा बयान। स्वास्थ्य विभाग में उपकरण और दवा खरीदी में अगर कहीं गड़बड़ी हो रही है तो दोषियों पर होगी कड़ी कार्यवाही। जरूरत पड़ने पर बिलासपुर में एम्स खोलने के प्रस्ताव पर किया जाएगा विचार। छत्तीसगढ़ में डायरिया से नहीं हुई एक भी मौत। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री का बड़ा बयान। बीमारी पर रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग कर रहा है प्रयास। वन कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री के बंगले का किया घेराव। सोमवार को मिलने के आश्वासन पर लौटे कर्मचारी। बेरोजगार होने की चिंता में परेशान है दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी। पारंपरिक त्योहार हरेली धूमधाम से मनाया गया। कृषि और प्रकृति के प्रति सम्मान और आभार जताने का माध्यम है ये त्योहार। बिलासपुर की तमाम खबरों व गतिविधियों को जानने के लिए आप हमारे ग्रैंड न्यूज चैनल के यूट्यूब व फेसबुक को सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो और शेयर जरूर करें। और चलिए अब खबरों को देते हैं विस्तार। बिलासपुर में धान खरीदी के बाद समितियों में बड़ा घोटाला सामने आया है और अभी इस मामले की पोल पूरी तरह से नहीं खुल पाई है। समितियों में हुए घोटाले में केवल एक मामले में एफआईआर दर्ज की गई है और 1,53,00,000 रुपए की धान घोटाले का ही बस मामला सामने आया है। आपको बता दें कि धान खरीदी के बाद समितियों में धान के उठाव को लेकर देरी होने से बवाल मचा हुआ है। विधानसभा सत्र के दौरान भी कांग्रेस पार्टी विपक्ष भी आक्रामक था, जिसको लेकर सरकार ने उठाव को तेजी करने के निर्देश दिए थे, लेकिन बिलासपुर में स्थिति नहीं सुधरी और समितियों में शॉर्टेज नजर आया, जिसको लेकर कलेक्टर ने निर्देश जारी किया है और समितियों की जांच करवाई है, जिसमें दर्जन भर से ज्यादा समितियों में शॉर्टेज मिला है। वहीं जिले की अन्य समितियों की जांच भी की जा रही है। विपणन विभाग के अधिकारी सकारात्मक रूप से शॉर्टेज को खत्म करने समितियों से कह रहे हैं। विपणन विभाग पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। जब समितियों में धान मिला ही नहीं और राइस मिलरों ने भी लापरवाही की तो कैसे शॉर्टेज को पूरा किया जा सकता है, यह सवाल अभी भी खड़े हुए हैं। वही मस्तूरी क्षेत्र की समितियां भी उठाव के लिए जो राइस मिलर जिम्मेदार हैं, उन पर अब तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई है। हमारे बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में लगभग 26 सोसाइटियों में शॉर्टेज की शिकायत आई थी, जिसपे कलेक्टर साहब के निर्देश पे हमने एफआईआर जो सबसे ज़्यादा अमाउंट वाला धान जहाँ शॉर्टेज था उसके खिलाफ एफआईआर किया है। वो अभी अंदर है, पूरा स्टाफ उसके अंदर हो गया है। तो उसके प्रेशर में अभी हम देख रहे हैं, आज ही डीआर मैडम से चर्चा हुई तो करीब 6-7 समिति वालों ने अपना जीरो शॉर्टेज अपनी व्यवस्था से कर दिया है। तो ये प्रभाव बहुत अच्छा पड़ा है इस पर एफआईआर होने का। और उनके खिलाफ जो 1 करोड़ समथिंग जो 66 लाख का कुछ था गमन का, उसके लिए डीआर कोर्ट में हमने धारा 64 के अंतर्गत रिकवरी लगाया हुआ है। वहाँ से तहसीलदार से उनकी पूरी प्रॉपर्टी की इंक्वायरी की जाएगी, उसके बाद आगामी कार्रवाई होगी। ये उसकी प्रॉपर्टी पर डिपेंड करेगा। बाकी तो उसके खिलाफ एफआईआर और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। उसकी प्रॉपर्टी सेल करके जितना भी हमारा रिकवर हो जाए वो रिकवरी की जाएगी। मूल उद्देश्य है रिकवरी होगा, चाहे समिति के उससे हो या संपत्ति कुर्क करके हो। इसके लिए शासन प्रशासन कार्रवाई करते हुए रिकवरी करेंगे। अभी एक एफआईआर हुए, क्या और भी गड़बड़ियां सामने आ सकती हैं? क्योंकि बहुत सारे डीओ कटे और धान उठाव में जो है गड़बड़ियां देखने को मिली। नहीं, आवश्यकता पड़ेगी तो और एफआईआर भी करेंगे। अभी सकारात्मक रूप से हम लोग चल रहे हैं, हो सकता है कि आवश्यकता न पड़े। छत्तीसगढ़ दैनिक वेतन भोगी वन कर्मचारी संघ के द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर रविवार को नेहरू चौक स्थित उप मुख्यमंत्री अरुण साव के बंगले का घेराव किया गया। हालांकि उप मुख्यमंत्री उस वक्त वहां मौजूद नहीं थे, लिहाजा कर्मचारी वहीं धरने पर बैठ गए। इसके बाद बंगले के कार्यालय में मौजूद कर्मचारियों ने उप मुख्यमंत्री से इस संबंध में चर्चा की, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने सोमवार को दोपहर 2 बजे इन सभी कर्मचारियों को मिलने का समय दिया, जिस आश्वासन के बाद यह सभी वापस लौटे। उनकी मांगों में प्रमुख रूप से इन्हें स्थायी नौकरी और नियमितीकरण किया जाना है। इनका कहना है कि सरकार वन रक्षक, वाहन चालक के लिए पद निकाल रही है। ऐसे में अगर उन पदों पर नियुक्ति होती है तो वह बेरोजगार हो जाएंगे। कई लोग 10 से 25 साल तक विभाग में कार्यरत है। ऐसे में इनके बेरोजगार होने का खतरा भी मंडरा रहा है। इसके तहत अब यह कर्मचारी
कर्मचारी मांग पूरी नहीं होने पर 11 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का मन भी बना चुके हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उनके पीए से बात हुई है, तो कल हम लोग को 2 बजे बुलवाए हैं 5 प्रतिनिधि को मिलने के लिए। तो उनके आश्वासन पर हम लोग आज समाप्त करके जा रहे हैं और आगे की कार्रवाई हमारा तो 11 तारीख निश्चित है। अगर यदि हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो 11 तारीख से हम लोग अनिश्चितकालीन जाने के बाध्य हैं। क्या मांग है? हमारा सर मेन मुद्दा है सर नियमितीकरण और स्थायीकरण। जो उसको 10 साल पूरा हो चुका है उनको नियमितीकरण किया जाए और जिनको 2 साल हुआ है उनको स्थायीकरण किया जाए। और फिर विभाग में सर हमारे यहाँ भी नई पोस्ट आ गई है, वन रक्षक, वाहन चालक। यदि उनकी भर्ती हो जाती है तो फिर ऑलरेडी हमको निकाल दिया जाएगा, फिर हम कहाँ जाएंगे। और हमको काम करते करते 15 साल, 20 साल, 25 साल भी हो गया। 97 से बाद हम लोग पूरा लगातार काम कर रहे हैं। सर हमारा काम है मांग करना, अब सरकार जाने उसको पूरा करेगी कि, क्योंकि वो हमारे जब पिछले कांग्रेस सरकार थी तो हमारे मंच में आके यही माननीय उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी, अरुण साहब और वित्त मंत्री हमारे आगे वहाँ बैठ के आश्वासन दिए थे हमको कि हमारी सरकार बनती है तो हम तुरंत उसमें अमल करेंगे। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने छत्तीसगढ़ में मलेरिया और डायरिया के बढ़ते मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ में डायरिया से कोई भी मौत नहीं हुई है, जबकि मलेरिया से 15 मौत की पुष्टि स्वास्थ्य विभाग ने की है। डायरिया से मौत के मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जिन भी लोगों को डायरिया से मौत की बात सामने आ रही है उनमें डायरिया के लक्षण जरूर मिले हैं, लेकिन डायरिया की वजह से उनकी मौत नहीं हुई है। पिछले 6 वर्षों की तुलना में इस बार स्वास्थ्य विभाग ने इस पर काफी हद तक काबू पाया है, क्योंकि मौसम में इन बीमारियों का खतरा ज्यादा रहता है। लिहाजा पहले से ही स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इस दिशा में कार्य कर जाने की वजह से छत्तीसगढ़ में मामले कम आए हैं। वहीं जहां तक बिलासपुर में डायरिया और मलेरिया की बात है तो इस पर विभाग लगातार कार्य कर रहा है और रोकथाम की पूर्णता से कोशिश भी कर रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में चिकित्सकों की 550 पदों पर नियुक्ति करने की प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है, जिसके बाद अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी चिकित्सा सुविधा को बेहतर किया जा सकेगा। जिन क्षेत्रों में चिकित्सकों की मांग आ रही है उन क्षेत्रों में इन चिकित्सकों की नियुक्ति की जाएगी, जिससे वहां भी चिकित्सा सुविधा बेहतर हो सके। देखिए, जहाँ से डिमांड आई थी जो हॉस्पिटलों से, उसमें हमने आधे डॉक्टर दिए हैं और आधे डॉक्टर मेडिकल कॉलेज को दिए हैं, क्योंकि मेडिकल ऑफिसर मेडिकल कॉलेज में उनकी संख्या कम हो रही थी, इसलिए हम उसको चलाए। देखिए, आप सभी लोग स्थानीय लोग हैं, जहाँ तक मैं सभी को देख रहा हूँ, आप स्वयं ही निर्णय करिए कि आज से 6 महीना पहले जब कांग्रेस की 5 साल की सरकार थी और इन 6 महीनों आप सिंह को ही देख लीजिए, व्यवस्थाओं में कितनी परिवर्तन आई है। आज हम गांव-गांव तक लोगों के ब्लड टेस्ट कर रहे हैं, जहां भी डायरिया हो रहा है हमारा रैपिड एक्शन टीम पहुंच रही है। और आज पूरे प्रदेश में और प्रदेश सहित बिलासपुर की किसी भी क्षेत्र में ऐसी कोई स्थिति नहीं है जहां हमारा हेल्थ अमला न पहुंचता हो, क्योंकि मौसमी बीमारियां हैं, डायरिया, मलेरिया प्रतिवर्ष होती हैं और बीमार होने के बाद हम प्रयास कर रहे हैं कि लोग जो है स्वस्थ हों, जल्दी स्वस्थ हों। उसके लिए हम नहीं, डायरिया से कोई मौत नहीं हुई है। डायरिया के लक्षण जरूर उसमें पाए गए थे, परंतु अंतिम जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जो रिपोर्ट आया है उसमें कोई भी मौत डायरिया से एक भी मौत नहीं हुई है। मलेरिया से 15 मौतें पूरे प्रदेश में हुई हैं। पिछले सरकारों का भी आंकड़ा हम देखेंगे तो उनके समय इन्हीं 6 महीने में 15 से लेकर 38 तक मौतें कांग्रेस की सरकार में हुई हैं। हालांकि मैं उससे कोई तुलना नहीं करना चाहता, लेकिन हम प्रयास लगातार कर रहे हैं। आप कहीं भी देख लीजिए, किसी भी हॉस्पिटल की तुलना कर लीजिए, पिछले सरकार से हमने बेहतर किया है। 6 महीनों में हमने जितना हो सकता है व्यवस्थाएं। केंद्र बजट पर चर्चा करने के लिए रविवार को केंद्र स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रकाश राव जाधव बिलासपुर प्रवास पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भाजपा जिला कार्यालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए बजट की संपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह बजट देश को सशक्त करने वाला है, इसमें सभी वर्गों को ध्यान दिया गया है। तो वहीं पिछले 10 वर्षों में कई गरीब परिवारों को गरीबी रेखा से बाहर लाने में अहम भूमिका भी बनाई गई है। इस बजट में युवा, महिला, किसान सभी पर ध्यान केंद्रित करते हुए उन्हें बेहतर सुविधा देने की कोशिश हुई है। खासतौर पर कृषि रोजगार, युवा उद्यमी को रोजगार के साथ ही
स्वरोजगार से जोड़ने की एक कोशिश इसमें हुई है। यही नहीं, महिलाओं के अधिकार को बढ़ाने के लिए बजट में काफी कुछ देने की कोशिश की गई है। इसके अलावा मध्यम वर्ग के दृष्टिकोण से भी बजट में काफी कुछ दिया गया है। इसके बाद केंद्र राज्य मंत्री ने बिलासपुर और छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य सुविधाओं पर कहते हुए बताया कि इस बार स्वास्थ्य सुविधाओं के बजट में वृद्धि हुई है, तो वहीं अस्पतालों में सीट वृद्धि के साथ ही नए मेडिकल खोलने के भी प्रस्ताव सामने आए हैं। ये देखिए 2024 का जो बजट है अपने देश का आया है, उसमें गरीब, युवा, किसान और महिलाओं को ऊपर विशेष ध्यान देते हुए इस देश में जो बेरोजगारी है वो कम करने के लिए, युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए वो सारे प्रावधान किए गए। और शॉर्ट में अगर बताने का रहा तो ये बजट को सामने आते हुए विपक्ष के लोग घबरा गए। अभी हम देख रहे हैं कि 4 दिन से संसद में जो अलग अलग विषयों पे चर्चा हो रही है, वो चर्चा में अगर आप देखेंगे तो विपक्ष की तरफ से कहीं भी ज़्यादा तीखे हमले या तीखी नोकझोंक वहाँ पर नहीं हो रही है। इसका मतलब ये बजट अच्छा है और विपक्ष भी इससे घबरा गया है। ये महाराष्ट्र से अब किसानों की मौत के आंकड़े नहीं आते। आप महाराष्ट्र में हैं, कोऑपरेटिव में काफ़ी काम किया हुआ है, जो किसानों की समस्या है वो जड़ से ख़त्म हो चुकी है, अब कोई समस्या नहीं है। अभी देखिए किसानों के लिए महाराष्ट्र सरकार भी बहुत अच्छा काम कर रही है। जैसे कि प्रधानमंत्री सम्मान योजना के 6,000 रुपये किसानों को मिलते थे, हमारी सरकार भी 6,000 रुपये उसमें बढ़ाकर 12,000 रुपये किसानों को दे रही है। किसानों के खेती पर या उनके फसलों पर जब नैसर्गिक आपत्ति आती है तो NDRF के जो कानून है, नियम है, उससे 3 गुना ज़्यादा मदद महाराष्ट्र सरकार किसानों को देती है। किसानों के लिए बहुत सारी आंकड़े नहीं जारी करने की क्या वजह होंगे? इसके आंकड़े बोल रहे हैं किसानों के मौत के मामलों के जो आंकड़े हैं वो अब महाराष्ट्र से नहीं आते। अभी देखो ये किसानों के भी आत्महत्या के आंकड़े रिकॉर्ड पर ही रहते हैं। अरे जो उसके लिए जो भी किसानों की क्या बोलते कर्ज अंग पर होने की वजह से या फसल पे कुछ नुकसान होने से जो भी किसान लोग आत्महत्या करते हैं तो उनको मदद हमारी सरकार देती है। और उनके देखो हमारी सरकार ने टेली मेडिसिन के ऊपर भी बहुत सारे हम काम कर रहे हैं कि हमारे गांव के हॉस्पिटल में प्राथमिक आरोग्य केंद्र जो होते हैं, हमारी PSC वगैरह होती है, वहाँ से भी टेली मेडिसिन के माध्यम से अति बड़े शहरों के बड़े डॉक्टरों से संपर्क करके हम गांव में भी अच्छी तरह से इलाज वो पेशेंट के ऊपर हम कर सकते हैं। अभी देखो मैंने पहले बोला कि विपक्ष को ये बजट के बारे में उनको बोलने के लिए मैंने यहाँ पर 2014 के पहले 10 साल के आंकड़े गिनाए और 14 से 24 के साल 10 साल के भी आंकड़े यहाँ पर गिनाए। लगभग वो बजट जो देती से उनसे 3 गुना ज़्यादा बजट ये सरकार ने दिया है। 14 के पहले उनका 2014 का बजट 16 लाख करोड़ का था, ये 2024 का हमारा बजट 48 लाख। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. विप्र महाविद्यालय बिलासपुर का सर्वोत्कृष्ट महाविद्यालय है। बिलासपुर नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ में ये सर्वोत्कृष्ट है, क्योंकि हमको नेक में 2 बार A ग्रेड प्राप्त हुआ है और अभी ये ऑटोनॉमस का दर्जा हमको प्राप्त हो गया। यहाँ पर शिक्षा के दृष्टिकोण से, लाइब्रेरी की दृष्टिकोण से और स्पोर्ट्स की दृष्टिकोण से NCC विशेष ये सबसे अच्छा, सर्वाधिक अच्छा महाविद्यालय है। यहाँ साइनेक्स मिलेनियम का आयोजन लगातार 20 वर्षों से हो रहा है, जिसमें 15 मॉडल को पेटेंट किया जा चुका है और 5 अभी पेटेंट के दौर में है। और सभी क्लास में स्मार्ट क्लास है और मेरिट की सूची में हमारे महाविद्यालय में से सर्वाधिक बच्चे मेरिट में रहते हैं। जनसंख्या के दृष्टिकोण से भी यहाँ लगभग 5,000 बच्चे रेगुलर
प्रवेश लिए हैं और 5000 प्राइवेट बच्चे परीक्षा देते हैं। और यहाँ पर समृद्ध लाइब्रेरी है, समृद्ध प्रयोगशाला है और अभी और 7 नए विषय हमको स्वीकृत हुआ है, जिसमें बीपीएड है, बीलीव है और बायोटेक्नोलॉजी में MSc है और MSW है और संस्कृत में यूजी में और बहुत सारे हमारे क्लास के लिए स्वीकृति मिला है। और हम पढ़ाई में कमज़ोर जो छात्र उसके लिए अतिरिक्त क्लास लगाते हैं। जो दूर दराज से आए हुए पिछड़े क्षेत्र से जो बच्चे हैं उनके फीस में हम छूट भी देते हैं। और हमारे महाविद्यालय में विभिन्न प्रकार के लगभग 25 से 30 प्रकार की छात्रवृत्ति दी जाती है। जो या तो खेल के क्षेत्र में अच्छा हो बच्चा या पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत अच्छा जिसका प्रदर्शन हो, हम छात्रवृत्ति प्रदान करते हैं। और हमारी लाइब्रेरी में लगभग 50,000 पुस्तकें हैं। तो सुबह 8 बजे से लेकर के 5 बजे शाम तक लाइब्रेरी खुली रहती है, जिसमें निःशुल्क हमारे बच्चे आके पढ़ सकते हैं। संगीत है, कराटे है और योग की निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। और जितने बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए होना चाहिए, हमारे एलुमनी के विद्यार्थी हमारा साथ देते हैं और उनके सहयोग से महाविद्यालय में अनुशासन बना रहता है। उत्कृष्ट यहाँ का सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है और हर साल हम मोटिवेट करने के लिए बच्चों को अच्छे से अच्छे लोगों को बुलाते हैं। जैसे लगातार हमने कुमार विश्वास जी को बुलाया, सुरेंद्र दुबे जी को बुलाए, मीर अली मीर जी को बुलाए और पहले से ही विमल मित्र जी आए थे, हरिवंश राय बच्चन आए थे, यज्ञ जी आ गए हैं, महादेव वर्मा जी यहाँ पर आ गए हैं, शिवमंगल सिंह सुमन आ गए हैं, विद्या निवास मिश्र जी आ गए हैं। तो हमारा उद्देश्य बच्चों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करना, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आगे बढ़ाना और कौशल उन्नयन के लिए भी हम अलग अलग क्लास लगाते हैं। हम वैल्यू एडेड कोर्स भी चला रहे हैं और इस साल हम लोग नई शिक्षा नीति के लिए जो सरकार का प्रॉस्पेक्टस है उसको पूर्ण रूप से फॉलो करने के लिए तैयार हैं, जिसमें 4 ग्रुप है, कोर ग्रुप है, जेनेरिक ग्रुप है, वैल्यू एडेड ग्रुप है और स्किल डेवलपमेंट ग्रुप है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। कोतवाली थाने में सीएसपी पूजा कुमार ने अर्धवार्षिक निरीक्षण किया है। इस निरीक्षण में थाने के रखरखाव से लेकर थाने में पदस्थ अधिकारी और आरक्षक का टर्न आउट, उनकी खुद की शिकायतें एवं उनके सुझावों पर चर्चा की गई। आपको बता दें कि थाने की रिकॉर्ड कीपिंग, माल खाने का रखरखाव और साथ ही साथ रजिस्ट्री का भी लेखा जोखा देखा गया। इसके अलावा इस निरीक्षण में थाने के पेंडिंग अपराध, मर्ग के मामले अथवा फरारी में जो चालान है, इन सब के बारे में आवश्यक सुझाव दिए गए और जो इस निरीक्षण के दौरान कमियां पाई गई उस पर निरीक्षण के दौरान विशेष दिशा निर्देश भी दिया गया है। आज कोतवाली थाने में जो रूटीन में हमारा जो अर्धवार्षिक निरीक्षण होता है सीएसपी द्वारा, वो आज किया जा रहा है। इस निरीक्षण में जो थाने का रखरखाव से लेकर जो हमारे थाने में जितने भी पुलिस अधिकारी कर्मचारी उनका टर्नआउट और उनके कोई भी शिकायतें हैं, कुछ सुझाव है, उनके संबंध में भी चर्चा की जाती है। इससे अतिरिक्त जो थाने में जो रिकॉर्ड कीपिंग है, माल खाने का रखरखाव और जो थाने में जो सारे रजिस्टर्स है उसका भी पूरा लेखा जोखा देखा जा रहा है। उसमें जो भी कमी पाई जा रही है उसके आधार पे निरीक्षण टिप भी दिया जा रहा है। इससे अतिरिक्त जो भी लंबित मामले हैं, अपराध के मामले हो गए, मर्ग के मामले हो गए, जो फरारी में चालान है, उसके संबंध में भी इस निरीक्षण में रिव्यू किया जा रहा है और आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक ने बिल्हा विधानसभा अंतर्गत ग्राम मोहतरा आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर महतारी वंदन योजना के तहत ग्राम की समस्त महतारी बहनों के साथ एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत 2100 पौधे लगाए गए। इस अवसर पर
कौशिक ने कहा कि आज ग्राम पंचायत मोहतरा में महतारी वंदन योजना से लगभग 6 माह में 28 लाख रुपए महतारी बहनों के खातों में ट्रांसफर हुआ है। साथ ही पूरे प्रदेश में माताओं बहनों के खाते में 1000 रुपए की राशि भी ट्रांसफर की गई। उन्होंने कहा कि महतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इस अवसर पर क्षेत्र में 2 करोड़ रुपए लागत विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण भी किया गया। पंचायत मोहतरा में महतारी वंदन का 6वें किस्त मिला। इस अवसर पर एक पेड़ माँ के नाम सभी महतारियों ने यहाँ पर बृहद रूप से वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया है। पूरे गांव में लगभग आज 2100 पौधे रोपे गए हैं। इधर 23 वर्षीय युवती को शादी का झांसा देकर बहला फुसला कर ले जाने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि आरोपी युवक के कपड़ा दुकान में काम करती थी पीड़िता। शादी करने का झांसा देकर आरोपी श्रेयंक गुप्ता 23 वर्षीय युवती से पिछले कई महीने से दुष्कर्म कर रहा था। दुष्कर्म के बाद लगभग जो पीड़िता थी वो 5 महीने से गर्भवती थी। घटना की जानकारी लगते ही परिजनों ने तखतपुर थाने में आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कराया था। आपको बता दें कि तखतपुर पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए अपराध कायम करने के बाद आरोपी की तलाश शुरू कर अलर्ट जारी किया। इसी दौरान आरोपी युवक का लोकेशन तखतपुर नगर में मिला तो पुलिस की स्पेशल टीम गठित कर आरोपी को मौके से धर दबोचा गया। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। 2/8/2024 को थाना क्षेत्र अंतर्गत पीड़िता थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि तखतपुर निवासी श्रेयंक गुप्ता के द्वारा इसे शादी का झांसा देकर इसे 8-9 महीने से लगातार इसके साथ ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बना रहा है, दैहिक शोषण किया है और अब जब यह 5 महीने की प्रेग्नेंट हो गई है तो शादी करने से इनकार कर रहा है, जिस पर महिला संबंधी अपराध होने से वरिष्ठ अधिकारियों को हालात से अवगत कराया गया और त्वरित एक्शन लेते हुए FIR दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी की गई है। आरोपी को गिरफ्तार कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। भारत कृषि प्रधान देश के नाम से जाना जाता है। ठीक इसी तरह छत्तीसगढ़ भी कृषि प्रदेश के नाम से जाना जाता है। श्रावण महीने की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को हरेली अमावस्या यानी हरेली तिहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। हरेली तिहार के दिन किसान अपने कृषि से संबंधित उपकरणों की पूजा पाठ करने के साथ ही अपने पशुधन की भी पूजा करते हैं। हरेली के दिन प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में छत्तीसगढ़ी व्यंजन बनाकर इस पर्व को मनाया जाता है। इसके साथ ही आज के दिन ग्रामीण इलाकों में बांस से बनी हुई गेड़ी चढ़ने की भी प्रथा और परंपरा है। इस तरह के कई कारण हैं जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ में हरेली तिहार खास माना जाता है। इसी कड़ी में रविवार को छत्तीसगढ़ के पहले तिहार हरेली को भी धूमधाम से मनाया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में तो उल्लास का दौर देखा ही गया, तो वहीं शहरी क्षेत्रों में भी हरेली के मौके पर कृषि औजारों की पूजा अर्चना कर पारंपरिक गेड़ी चढ़ा गया। इस मौके पर सभी ने एक दूसरे को हरेली तिहार की बधाइयां भी दी। का पहला त्यौहार हरेली पड़ता है। यह त्यौहार कृषि के उपकरणों का पूजा करके किसानों द्वारा भव्य रूप से मनाया जाता है। आज के दिन गेड़ी चढ़ के नारियल फेंकते हैं और विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिता भी आयोजित की जाती है। छत्तीसगढ़ रेल कर्मचारी संघ द्वारा प्रति वर्ष अनुसार इस वर्ष भी इसका आयोजन किया गया है। ये परंपरा है, इसको आज के हरेली से ही संबोधित हो रहा है कि हरियाली रहता है और ये किसानों का बहुत बड़ा त्यौहार है जिससे पूरे अस्त्र जो कृषि में उपयोग किया जाता है उनका पूजा किया जाता है। जय छत्तीसगढ़, ये हमारे छत्तीसगढ़ के प्रमुख त्यौहार है। हमारे छत्तीसगढ़ में जितने भी त्यौहार पड़ते हैं यह पहला त्यौहार है। जेला हमन हरेली के प्रथम त्यौहार के नाम से मनाथन और एला बड़ा हमन हर्ष उल्लास के साथ मनाथन। काबर एमा जो हमन कृषि के हमर किसान भाई मन के जो हमन फसल उपज करथन ओकर पूरा बुआई करे के बाद भगवान से मन्नत करथन, प्रार्थना करथन कि हमारा वैया फसल है जोरदार रहे और कृषि यंत्र में जितना भी सामान के उपयोग करथन ओला हमन यहाँ पे पूजा करथन। और एक हरेली का एक पर्व है कि गेड़ी चढ़ के या डंडा नृत्य करके और नारियल फेंक के ये त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है।
हरेली त्योहार छत्तीसगढ़ राज्य का एक प्रमुख और पारंपरिक त्योहार है, जिसे विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यह त्योहार कृषि और प्रकृति के प्रति सम्मान और आभार व्यक्त करने का एक माध्यम है। आपको बता दें कि कृषि और प्राकृतिक संसाधनों की पूजा करना इस दिन में खास माना जाता है। इस दिन किसान अपने खेतों में उगाई गई फसलों की अच्छी पैदावार की कामना करते हैं। सुबह के समय घरों और खेतों की सफाई की जाती है और गाँव के लोग विभिन्न पारंपरिक खेलों और गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं। बच्चे और युवा पारंपरिक खेल जैसे गेड़ी दौड़, कबड्डी और खो खो भी खेलते हैं। गेड़ी दौड़ एक महत्वपूर्ण खेल है जिसमें बांस की बनी हुई लंबी लकड़ियों पर खड़े होकर दौड़ लगाई जाती है। यह खेल इस त्योहार का प्रमुख आकर्षण है और इसमें गांव के लोग बड़े उत्साह के साथ हिस्सा लेते हैं। आज हरेली त्योहार है और हम लोग उत्साहित के हिसाब से पूरा गेम को खेलते हैं और जो भी हमारा त्योहार है पूरा भव्य से खेलते हैं और यहाँ डंडा पतंगा से लेके कई लाठी उठी में गेड़ी उड़ी सब कुछ करते हैं। हम लोग साल में एक बार करते हैं, फुल भव्य से सब भाई लोग मिल के करते हैं एकता के साथ। कैसे खेल रहे थे खेल अपना यह कि नारियल फेंकने वाला होता है जो 2-3 बार में हाँ जी। इस बार हम लोग नारियल फेंकना खेल रहे थे तो उस टाइप के हम लोग ये त्योहार को मनाते हैं, ऐसा नारियल फेंकने वाला और गेड़ी चढ़ते हैं और ऐसा है धो धा के पूजा पाठ अच्छे से करते हैं। आज हरेली का त्यौहार है और यह त्यौहार किसानों को समर्पित किया जाता है। हमारे छत्तीसगढ़ में प्रमुखता से इस त्यौहार को मनाया जाता है। कुछ लोग यहाँ पे मौजूद है जो हरेली त्यौहार को खेल के रूप में मना रहे हैं, जैसे कि नारियल फेंक का खेल यहाँ पे खेला जा रहा है। यहाँ कुछ लोग मौजूद है जिनसे हम बात करेंगे। जी, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम विजय कुमार टेकाम है। जी, आज हरेली का त्यौहार है, इस त्यौहार को आप किस तरह से देख रहे हैं? ये तो छत्तीसगढ़ का हमारा मुख्य त्यौहार है, समझ जाइए, क्योंकि इस दिन हम किसान भाई लोग जो भी औजार हैं सबका धो के और उसको अच्छे से पूजा पाठ करते हैं और प्लस फिर विभिन्न प्रकार की पकवान बनाते हैं और उसी को प्रसाद स्वरूप सबको बांटते हैं इस प्रकार से। और फिर बच्चे लोग फिर अपने अपने हिसाब से इस त्यौहार का आनंद लेते हैं। कई बच्चे करते हैं कि नारियल लेके उसको हार जीत खेलते हैं, एक नारियल फेंकोगे तो 2 मिलेगा, 2 फेंकोगे 3 मिलेगा, ऐसे करके। और कई लोग उसको अनेक प्रकार से इस त्यौहार को मना के अपना मज़ा लेते हैं। तो जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि किस तरह से इस त्यौहार को मनाते हैं, कई लोग नारियल फेंक खेल कर मनाते हैं तो कई लोग कुछ और तरीके से मनाते हैं, कई लोग गेड़ी चढ़कर इस त्यौहार का आनंद लेते हैं। वैसे ही कि किसानों द्वारा इस त्यौहार आने पर अब यहाँ पे बुजुर्ग बैठे हुए, उनसे हम बात करेंगे। जी बाबू जी, आज हरेली का त्यौहार है और आज इस त्यौहार में किस तरह से प्रमुखता से हमारे यहाँ मनाई जाती है, इसको लेकर बताएं थोड़ा। अब हरेली त्यौहार भैया ऐसा है कि अब हर आदमी मनाते हैं, कोई दारू मनाता है, कोई उसे से कोई खुशहाली। तो आप किस तरह से मनाएं? आप बुजुर्ग हैं, आप किसान हैं, आपको आइडिया होगा पहले की तरह जिस तरह से हरेली का त्यौहार मनाया जाता था अब नहीं मनाते दिखाई देता है, कम हो गया। में क्या है कि घर में जितना जो लोहे का सामान है, टंगिया है, हंसिया है, ये सब धो धा के ला के उसका पूजा करके घर में रखते थे। जैसा कि अभी सीताराम ध्रुव जी ने बताया, पहले की तरह जो परंपराएं पारंपरिक रूप से इस त्यौहार को मनाया जाता है, अब उस तरह का उत्साह नहीं देखा जाता। फिर भी काफ़ी लोग इसे बेहद उत्साह के रूप में मना रहे हैं। पहले पूजा पाठ किया करते थे, अपने हल वल और बैलों की भी पूजा करते थे, कृषि सामग्री जितने भी उपकरण होते थे उनकी पूजा पाठ करते थे और अच्छे फसल की मनोकामना भी करते थे। पर आज इस त्यौहार को काफ़ी बहुत कम मात्रा में शहरों में देखा जाता है। गाँव में अधिकतर ये परंपराएं प्रचलित है। मैं कैमरामैन राहुल के साथ पुरुषोत्तम दुबे, ग्रांड न्यूज़। तो ये थी आज के बुलेटिन की तमाम खबरें। अगली बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ आयुषी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।